हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो आपकी पोएट्री क्लास चल रही थी जिसमें आपकी पोएट्री द सॉन्ग ऑफ द फ्री, और जिसके पोएट है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छी तरह से इस पोएम को रचा है, और इस पोएम में जो भी कवि ने बताया है वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है कि उन्होंने बताया है कि हमको भगवान में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, चाहे हमको कितनी भी परेशानी, कितनी भी दिक्कतें आ जाए, लेकिन हमको ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। हमें सत्य का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसमें ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वह 10 मार्क्स का आता है, यानी कि एक्सप्लेनेशन आज को आपको पढ़ाया जाएगा। और सबसे खास बात क्या है कि इसमें जितने भी एक्सप्लेनेशन है, स्टैंजा हैं, इसमें आपके 4 स्टैंजा हैं, और 4 के लिए केवल एक ही एक्सप्रेशन आपको याद करना है। यदि आपको वो याद हो जाता है तो आपके 4 स्टैंजाज कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, आप सोचते होंगे कि 4 के लिए एक ही क्यों, चारों के अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे, चाहे कोई सा भी इसमें आए, आपको एक ही लिखना है। तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें पहला आता है तो भी इसी को लिखेंगे, दूसरा स्टैंड आता तो भी यही लिखा जाएगा। तो इसमें खास बात क्या है कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा वो एक ही पूछा जाएगा, और हम जो लिखवा रहे हैं वो आपका उसी पोएम से रिलेटेड है। चारों की बातें हमने इसमें रखी हैं, इसीलिए ये चारों के लिए अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है आप सोचते होंगे कि हम इसमें पहला आ गया तो कुछ ऐसी बात हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई सा भी आए आपको यही लिखना है, ठीक है। तो समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, पोएम नंबर 7, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, मतलब कि मुफ्त का गीत या फ्री का गीत। पोएट है आपके स्वामी विवेकानंद। आपकी लास्ट पोएम है, इसके बाद आपकी ये बुक फिनिश हो जाएगी और आपकी नई बुक स्टार्ट हो जाएगी। बुक सेकंड पोइट्री प्रोज आपकी पहले से ही फिनिश हो चुकी है, और इसके बाद आपकी एक और बुक रह गई है, वो भी आपकी फिनिश हो जाएगी। स्टैंजाज फॉर एक्सप्लेशन, मतलब कि एक्सप्लेशन के लिए स्टैंजा। तो देखो इसमें 4 स्टैंजा दिए हुए हैं, तो 4 के लिए एक ही है। तो यदि आपको एक याद हो जाता है तो मान लीजिए आपके 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो सबसे मेन बात क्या होता है कि जो आपका जो रेफरेंस पॉइंट है, जो रेफरेंस है, संदर्भ, वो करेक्ट होना चाहिए। मुख्य रूप से यदि आपका रेफरेंस सही है तो मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट भी सही है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में वही बातें बताई गई हैं जो इन चारों में पूछी गई हैं। एक्सप्लेनेशन में वही बातें हैं जो इन चारों से रिलेटेड हैं। तो आपको इस बात पर बिल्कुल विचार नहीं करना है कि मार्क्स कितने मिलेंगे, कम मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स आपको पूरे के पूरे मिलेंगे, आपको मगर पूरी तरह से अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो मुख्य पॉइंट क्या है आपका, रेफरेंस। रेफरेंस को आप बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखना है, लेकिन रेफरेंस कब सही हो सकता है, जब आप स्टैंजा को पहचान लो। तो सबसे मुख्य बात क्या है, पहचानना। तो जब तक आप पहचान नहीं पाओगे तब तक आप इसे नहीं कर सकते हो। तो पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो पहचानने के लिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि या तो आपको पहले लाइन में आपको एक शब्द इंडिकेट करना है या फिर लास्ट लाइन में करना है ना। तो इस तरह से आपको ज़्यादातर आपको शुरू का शब्द ही अच्छी तरह से याद हो जाता है, क्योंकि हम जब भी इसको पढ़ते हैं तो वो शुरू का वर्ड ही पढ़ते हैं। तो जैसे कि इसमें पहले में दिया है द बाउंडेड स्नेक, तो शुरू का वर्ड आप याद रखोगे बाउंडेड स्नेक या लॉयंस रेज। आगे सेकंड में है द क्लाउड पुट्स देयर वेस्ट, लेट आइज ग्रो डिम, और लास्ट वर्ड है इसका द वे, एंड नेचर, और लास्ट वर्ड है टू द गोल। तो इस तरह से देखो हमने 4 को आपको बता दिया है, और 4 में से कोई सा भी आता है आपको यही करना है। तो पहला पॉइंट है आपका इसमें रेफरेंस। क्या है, रेफरेंस। तो रेफरेंस जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वैसे तो रेफरेंस तो सबको याद ही होता है, इसमें आपका एक ही पॉइंट बदलता है, जो है आपका पोएम का नाम और पोएट का नाम, ये 2 चीज़ें बदलती हैं।
बाकी मैटर सेम रहता है। इसीलिए आपको ये तो बहुत ही आसानी से याद हो सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं। देखो रेफरेंस, दीज लाइन्स मतलब कि ये पंक्तियाँ, दीज लाइन्स क्या होता है, ये पंक्तियाँ हैव बीन टेकन ली गई हैं फ्रॉम द पोएम, निम्न कविता से ली गई हैं। किससे, द सॉन्ग ऑफ द फ्री, किससे ली गई हैं, द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक पोएम से ली गई हैं। कंपोज्ड बाई, और इनको कंपोज्ड किया है, इनको रचा है, किसने रचा है, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने इनको रचा है। दूसरा पॉइंट आता है आपका कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रसंग, क्या बोलते हैं, प्रसंग। तो कॉन्टेक्स्ट में मुख्य बात क्या होती है कि जो स्टैंजा आपको दिया हुआ है, जो स्टैंजा दिया हुआ है उसकी मुख्य बात को आप इसमें लिख दीजिए। तो जैसे देखो इसमें क्या बताया गया है, इन दीज लाइन्स मतलब कि इन पंक्तियों में, जो आपको 4 लाइन दी होंगी, द पोइट शोज, कवि दिखाता है, इन पंक्तियों में कवि दिखाता है, हिज ग्रेट फेथ, क्या दिखाता है, हिज ग्रेट फेथ, अपने महान विश्वास, अपनी महान आस्था को दिखाता है, इन गॉड, किसमें, भगवान में। मतलब कि इन पंक्तियों में कवि भगवान के प्रति अपनी महान आस्था को दिखाता है। मैन शुड नॉट लीव, मैन मतलब व्यक्ति, मनुष्य, शुड नॉट लीव नहीं छोड़ना चाहिए, मनुष्य को नहीं छोड़ना चाहिए, हिज राइट पथ, अपना सही रास्ता, मतलब कि मनुष्य को अपना सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। एंड, और ए स्नेक मतलब कि एक सांप, सोज माने दिखाता है, ओनली हिज एंगर, किसको दिखाता है, केवल अपने क्रोध को दिखाता है, टू रेज हुड, किसको, अपना फन को उठाकर, अपने फन को फैलाकर या फन को उठाकर क्या दिखाता है, अपने क्रोध को दिखाता है। तो ये इसमें बताया गया है। अब सबसे मुख्य पॉइंट आता है आपका एक्सप्लेशन, बहुत ही मुख्य पॉइंट है, और बिना एक्सप्लेशन के तो एक्सप्लेशन बेकार ही है, क्योंकि मुख्य रूप से जो कुछ भी कहा जाता है वो यही कहा जाता है एक्सप्लेशन। क्या कहा जाता है, एक्सप्लेशन। न कोई रेफरेंस बोलता है, न कोई कॉन्टेक्स्ट बोलता है, सही ये बोलते हैं कि एक्सप्लेशन 10 मार्क्स का आता है। किसका आता है, 10 मार्क्स का आता है। क्या खाली एक्सप्रेशन लिखने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, रेफरेंस भी लिखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा, लेकिन बोला जाता है खाली एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखिए, द सेंट पोएट, साधु कवि सेज, कहते हैं, साधु कवि कहते हैं, दैट मीन्स की वी शुड बिलीव, हमें विश्वास रखना चाहिए, इन फेथ, किसमें, आस्था में, मतलब हमको आस्था में विश्वास रखना चाहिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि, फेथ इज ऑलमाइटी, क्योंकि आस्था जो होती है वो बहुत ही शक्तिशाली होती है। मतलब कि कोई व्यक्ति अपने मन में कोई दृढ़ संकल्प कर ले, किसी चीज़ के प्रति अपने मन में किसी चीज़ को मान ले कि मुझे तो ये काम करना है, किसी भी कीमत पर करना है, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर करना है, तो वह उस कार्य में सफल हो जाता है। सेम कि फेथ इज ऑलमाइटी, कि जो हमारी आस्था होती है वो कैसी होती है, वो बड़ी शक्तिशाली होती है या वो ईश्वरीय होती है। द आइज फेल टू सी क्लियर, द आइज फेल, आँखें हमारी क्या हो सकती है, फेल हो सकती हैं, असफल हो सकती हैं, टू सी क्लियर, स्पष्ट देखने में, मतलब कि आँखें हमारी स्पष्ट देखने में असफल हो सकती हैं, मतलब कि आँखें साफ नहीं देख सकती हैं। हार्ट में बिकम वीक, और हृदय हमारा कमज़ोर हो सकता है। आँखें हमारी कैसी हो सकती हैं, साफ नहीं देख सकती हैं, और हृदय हमारा कमज़ोर हो सकता है। फ्रेंड कैन लीव यू, और मित्र आपको छोड़ सकते हैं, मतलब मित्र आपको छोड़ सकते हैं। आवर वाइफ में भी, हमारी पत्नी, में भी माने हो सकती है, डिसलॉयल टू अस, डिसलॉयल मिस होता है बेवफा, क्या है, बेवफा, तो हमारी पत्नी हमारे प्रति बेवफा हो सकती है, मित्र हमें छोड़ सकते हैं।
हृदय हमारा कमज़ोर हो सकता है और आंखें हमारी सही देखने में असफल हो सकती हैं। मिसफॉर्चून में बी रेन ऑफ फियर्स, और दुर्भाग्य जो है वो हम पर परेशानियों की बारिश कर सकता है। मतलब कि दुर्भाग्य हमारे ऊपर परेशानियों की बारिश कर सकता है। इग्नोरेंस में बी चेक आवर प्रोग्रेस, और अज्ञानता हमारी उन्नति को रोक सकती है। अज्ञानता हमारी उन्नति को रोक सकती है, बट लेकिन ग्रेट फेथ नेवर चीट यू, लेकिन जो हमारी जो आस्था होती है, हमारा जो दृढ़ विश्वास होता है, वो हमें धोखा नहीं दे सकता है। कैसे? मैं इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि मित्र है हमारा कोई बहुत अच्छा, उसने कह दिया कि मैं तुमको अपनी बुक दे दूँगा, लेकिन एट ए टाइम जब तुम लेने जाओगे तो हो सकता है कि वो मना कर दे। मित्र छोड़ सकता है, पत्नी बेवफा हो सकती है। आप देखते होंगे पत्नी बेवफा हो ही जाती है ज़्यादातर आप। और मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य हमारे ऊपर दुखों की बारिश करवा सकते हैं। अज्ञान हमको हमारी उन्नति को रोक सकता है, लेकिन जो हमारा दृढ़ विश्वास है, जो हमारी आस्था है, वो हमें कभी भी धोखा नहीं दे सकती हैं। बिकॉज माने क्योंकि इट इज गॉड्स लाइफ, क्योंकि ये ईश्वरीय होती हैं। कैसी होती हैं? ईश्वरीय होती है, ईश्वर की तरह होती हैं। एंड पोइट सेज, और कवि कहता है, दैट माने कि द स्नेक माने सांप, शोज ओनली इट्स हुड, वह केवल अपने फन को दिखाता है। वैन माने जब, द लॉइन रोड्स, जब शेर दहाड़ते हैं, द होल फॉरेस्ट फियर, और पूरा जंगल भयभीत हो जाता है। जब शेर दहाड़ता है ना जंगल में, तो क्या होता है? पूरा जंगल भयभीत हो जाता है। मतलब कि पूरा जंगल एकदम शांत हो जाता है। सभी जो छोटे जीव जंतु हो समझ जाते हैं कि भाई शेर आ गया, शांति से बैठ जाओ, जीवन के लिए खतरा है। सेम कंडीशन जब सांप को कोई परेशान करता है, या सांप परेशानी में होता है, या सांप को कोई छेड़ दे, तो वो अपने फन को खड़ा कर लेता है, तो उससे ये प्रतीत होता है कि सांप गुस्से में है। और इसी तरह से तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन, जिसको हमने बहुत ही सरल और इजी सेंटेंस के माध्यम से प्रस्तुत किया है, और आपकी समझ में आ चुका होगा। और एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं, क्योंकि जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। द सेंट पोएट सेज, जो संत कवि कहते हैं, दैट कि वी शुड बिलीव इन फेथ, कि हमें आस्था में विश्वास रखना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि फेथ इज ऑलमाइटी, क्योंकि आस्था जो होती है वो ईश्वरीय होती है या शक्तिशाली होती है। द आइज फेल, आँखें असफल हो सकती हैं, टू सी क्लियर, स्पष्ट देखने में। मतलब कि स्पष्ट देखने में आँखें असमर्थ हो सकती हैं। हार्ट में बी बिकम वीक, और हृदय हमारा कमज़ोर हो सकता है। फ्रेंड कैन लीव यू, और आपके जो मित्र हैं वो आपको छोड़ सकते हैं। आवर वाइफ में बी डिसलॉयल, और हमारी जो पत्नी है वो हमारे प्रति बेवफा हो सकती है। मिसफॉर्चून में बी रेन ऑफ फियर्स, और दुर्भाग्य जो है हमारे ऊपर कष्टों की बारिश करवा सकते हैं। इग्नोरेंस में बी चेक आवर प्रोग्रेस, अज्ञान हमें रोक सकता है आवर प्रोग्रेस, हमारी उन्नति को। मतलब कि अज्ञान हमारी उन्नति को रोक सकता है, बट लेकिन ग्रेट फेथ नेवर चीट यू, लेकिन जो हमारा दृढ़ विश्वास है, जो हमारी आस्था है, वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती है। बिकॉज, क्योंकि इट इज गॉड्स लाइक, क्योंकि ये ईश्वरीय है, ये ईश्वर की तरह होती है। एंड पोइट सेज, और कवि कहता है, दैट कि द स्नेक सोज, सांप दिखाता है, ओनली इट्स हुड, केवल अपने फन को दिखाता है। सांप क्या करता है? सांप अपने फन को दिखाता है। वैन माने जब, द लॉयन रोड्स, जब शेर दहाड़ता है, द होल फॉरेस्ट फियर, और पूरा जंगल भयभीत
हो जाता है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। वीडियो को 2 या 3 बार देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ के लिए फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और ये आपकी लास्ट पोएम है। इसके बाद ये बुक आपकी फिनिश हो जाएगी और इसके बाद आपकी नई दूसरी बुक स्टार्ट होगी। तो जितनी भी पोएम थी हमने आपको सारी पोएम बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ाई। पहले हमने आपको पूरी पोएम समझाई, उसके बाद फिर अबाउट द पोएट और फिर उसका सेंट्रल आइडिया, क्योंकि सेंट्रल आइडिया 7 मार्क्स का आता है एग्ज़ाम में, और उसके बाद ये फिर एक्सप्लेनेशन समझाया है। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हमने आपको पूरी तरह से बहुत ही अच्छी तरह समझाए हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको लिखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो जो भी हमने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आपको सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि 7 पोएम बची हुई हैं, तो आप उन 7 पोएम को बहुत अच्छी तरह से तैयार करोगे। और यदि आपको शॉर्ट में थोड़ी स्टडी करनी है तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि या तो आप शुरू की 4 पोएम को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए या फिर लास्ट की 3 पोएम को कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि एक सेंट्रल आइडिया और एक एक्सप्लेनेशन आपको 100% मिल जाएगा। इससे आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। आप शुरू के 4 कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से या फिर लास्ट के 3 कर लीजिए। तो क्योंकि शुरू के 4 में से 1 दिया होता है और लास्ट के 3 में से 1 दिया होता है, इसलिए आप या तो लास्ट के 3 करोगे या फिर शुरू के 4, जिसमें आपका समय बच जाएगा और तैयारी भी बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।